तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासें एसएससी जीडी के लिए ली हैं, उन सभी में हमने हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात की थी। और वैसे ही आज हम हिस्ट्री की ये पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर एक डायनेस्टी, हर एक रूलर, मतलब हर एक साम्राज्य और उस साम्राज्य के जो प्रमुख जो राजा रहे हैं, उनके जो कार्य रहे हैं, वो सब हम एक ही क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे। आज ये दूसरी वीडियो हो जाएगी जब आप लोगों के पास पहुंचेगी, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि हिस्ट्री में ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मेरे भाई 5 मिनट तक आप बेपरवाह किए एक बार पढ़ लीजिए। चाहे आप लोगों ने आज तक साइंस साइड पढ़ी हो, चाहे हिस्ट्री कभी भी ना पढ़ी हो, लेकिन ये एक क्लास आप लोगों को हिस्ट्री आपके दिमाग में सेव कर जाएगी। ये गारंटी मेरी है, लिखवा कर ले लो। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना आए तो मेरे भाई मेरा नाम बदल देना, मैं यहीं पर रहूंगा, मेरी वीडियो भी यहीं पर रहेगी, कमेंट बॉक्स में आकर बता देना। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी तो आज की वीडियो यार शेयर कर देना। आज की वीडियो बवाल मचा देनी चाहिए मार्केट में। बात समझ में आई? क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं जो हिस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं किया। अभी तक सब आपको किसी की मौसी का नाम बता रहे हैं, किसी के चाचा का नाम बता रहे हैं, बहुत सारी कहानियां सुना रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास, हर एक लाइन आपके एग्जाम में एसएससी ने कभी ना कभी पूछी होगी, तो आज उस क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो तैयार हो जाओ मेरे भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम हर्यक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। इसकी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, हर्यक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। और जब डायनेस्टी की बात करें मेरे भाई, तो हर्यक डायनेस्टी कब से कब तक चली। आज कोई एमसीक्यू नहीं होगा, आज केवल पढ़ाई होगी, और पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। एक बार समझ लेना है सारी चीजों को। बात समझ में आई? तो मेरे भाई ये कब से कब तक चला, तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। जो भी बच्चे हैं अगर पहली बार भी इतिहास पढ़ रहे हैं या पहली बार जीएस पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई इतनी बात का ध्यान रखें, जो टाइमलाइन होती है, जो समय होता है, जो कैलेंडर होता है, जो हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है, वो कैलेंडर कौन सा है मेरे भाई? वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चे उनके लिए ये बात है, जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम बात मानते हैं तो कैलेंडर माना जाता है ईसा मसीह के जन्म से, तो प्रभु यीशु के जन्म से, तो प्रभु यीशु का जन्म शून्य माना जाता है, और इनके जन्म के बाद का समय 1 2 3, इनके जन्म के बाद का 1 साल कहलाएगा 1 एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, और हिंदी में बोलते हैं इसको मेरे भाई ईसवी। और इनके जन्म से पहले का जितना भी समय होगा मेरे भाई वो कहलाएगा बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व। इतनी बात अगर याद आ गई है, जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं या जो नए भी हैं वो समझ गए हैं, तो इस बात को समझ लीजिए। मतलब हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश ईसा मसीह के जन्म से 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चलेगा। यहां पर टाइम उल्टा चलेगा, क्योंकि एक बात बताइए, अगर -1 -2 -3 -4 -5, तो अगर -5 से स्टार्ट करेंगे तो आप -5 से -4 पाएंगे, फिर -4 से -3, फिर -2 -1, फिर आएंगे आप 0 पर। तो इसीलिए यहां पर टाइम कम होता जा रहा है। आपका ये डाउट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हर्यक वंश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 132 वर्षों तक शासन किया है, ठीक है मेरे भाई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो मेरे भाई यहां पर आप बताएंगे कि सर हर्यक वंश का संस्थापक जो है ना बिंबिसार है। और बिंबिसार ने कब से कब तक शासन किया? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। याद रहेगी ये बात। हर्यक वंश का, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। मेरे भाई अगली तरफ अगर हम बढ़ें तो यहां पर हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं उन्होंने क्या क्या काम किए, उन सब वो सारे, ये जितने भी पॉइंट है ना, ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पॉइंट हैं। इनको अच्छे से कॉपी पर लिख लेना है, नोट्स बना लेने हैं, एक भी चीज स्किप नहीं करनी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको फालतू पढ़ाई जा रही हो। हर्यक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर, प्रमुख शासक, तो सबसे पहले सर बिंबिसार आ जाएंगे,
ठीक है, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। और यहां पर हम देखें तो हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं हमारे बिंबिसार ही तो हैं। दूसरी बात, इन्होंने राजधानी कहां बनाई अपनी, बहुत पूछी जाती है कि सर हर्यक डायनेस्टी की राजधानी कहां थी, हर्यक वंश की राजधानी कहां थी, सर राजगृह थी। कहां थी, राजगृह। इसे गिरिव्रज भी कहा जाता है, ठीक है, गिरिव्रजा भी कहा जाता है। और राज्य विस्तार हेतु इन्होंने वैवाहिक संबंध अपनाया। मतलब ये क्या करते थे, अपने पड़ोसी राज्य की जो राजकुमारी से विवाह कर लेते थे, तो उससे क्या होता था, राज्य बढ़ जाता था। अब जब दहेज में भैया पूरा राज्य मिल गया, जब किसी दूसरे राजा की लड़की से विवाह कर लिया तो इस तरीके से इन्होंने वैवाहिक नीति अपनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक नीति अपनाने का बहुत बड़ा एक जो हमारे पास एडवांटेज होता है वो ये होता है कि देखो, पड़ोसी राज्य, अपना रिश्तेदार, जब अपना रिश्तेदार हो तो हमारे यहां दामादों को तो कभी बहुत राजा समझा जाता है, ठीक है। अगर दामाद राजा हो, हमारा भाई दामाद ही राजा है, तो क्या हम कभी अपने दामाद की जमीन हड़पेंगे? नहीं। हमारे यहां तो दामाद के घर का पानी पीना भी दुश्वार माना जाता है, तो जमीन कैसे हड़प लेंगे? तो इसलिए वैवाहिक नीति अपनाई। बौद्ध और जैन धर्म के संरक्षक रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, पैट्रन ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्ध और महावीर के समकालीन हैं। जब महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और भगवान महावीर का जन्म, उनके समय, जन्म के समय जब वो अपना जीवन जी रहे थे, तो इनका भी, ये भी अपना जीवन जी रहे थे। बात की ये सिंपल सी होगी, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर आ जाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 से लगभग 460 ईसा पूर्व तक शासन किया है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, अजातशत्रु का उपनाम क्या था, अजातशत्रु का निकनेम क्या था? तो मेरे भाई अजातशत्रु का निकनेम था कुणिक। क्या था? कुणिक। याद रखेंगे, कुनिक, कुनिका, ठीक है। तो निकनेम वाज कुनिका। किसका? अजातशत्रु का निकनेम है कुनिका। मेरे भाई अजातशत्रु से रिलेटेड दूसरी और बात, पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। मतलब अपने पिता को ही मार के, कौन कौन मेरे भाई? हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसको मारा? बिंबिसार को मारा। बिंबिसार की हत्या करके राजा बन गया था मेरे भाई, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति कराई। तो इन्होंने फर्स्ट जो बौद्ध संगीति कराई 483 में कराई, इनके समय पर हुई थी। फिर महाशिला, कंटक और रथ मूसल जैसे युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया इन्होंने अपने समय पर। वज्जित संघ, वैशाली, जैसे वज्जित संघ का जो नाम है, वैशाली को पराजित किया इन्होंने, वैशाली राज्य को पराजित किया अपने समय पर, ठीक है। सारे कारनामे अजातशत्रु के। अब उदायन, उदायन कब आए? सर 460 में, 460 से 444 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। भाई पाटलिपुत्र आप सब जानते हैं, आज के समय में पटना हो गया, ठीक है। राजधानी गर्भगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हर्यक वंश की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस राजा ने जो है स्थानांतरित करी थी? या यहां पर देखा तो शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीरा और टू पाटलिपुत्र। तो राजगिरा से पाटलिपुत्र जो है, ये जो कैपिटल इन्होंने शिफ्ट की थी, वो कौन थे मेरे भाई? उदायन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है मेरे भाई, कॉपी पर लिख लेना, नोट कर लेना, बचकर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगली बात मेरे भाई, नदियों के सामरिक महत्व को समझा, नदियों के जो इंपॉर्टेंस को समझा। उसके बाद मेरे भाई आ जाते हैं नाग दशक, और नाग दशक हैं हर्यक वंश के अंतिम शासक, लास्ट रूलर। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? सर नाग दशक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरा बताओ कि प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? नाम ब से शुरू हो रहा था, ठीक है। सर कमजोर शासक था, प्रशासन में गिरावट आई, इनके समय में जो है जनता पर जो है नियंत्रण कमजोर हो गया और शिशुनाग द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। क्लियर? उसके बाद मेरे भाई अंतिम शासक कौन है हर्यक वंश का? नाग दशक। राजधानी क्या थी मेरे भाई? राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता है। वर्तमान नाम राजगीर है। और अगर बात की जाए तो नालंदा जिला बिहार में पड़ता है। अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कौन सा? राजगृह, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो बाद की राजधानी सर पाटलिपुत्र है, उदायन द्वारा स्थापित की गई थी। सर वर्तमान नाम पटना है इसका, पाटलिपुत्र का पटना नाम है। और अगर बात की जाए तो बिहार की
राजधानी है पटना, जहां अक्सर हो जाया करती है घटना, ठीक है। और ये वही पटना है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। तो एक बात का और ध्यान रखेंगे, पटना शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो मेरे भाई गंगा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ओके, उसके बाद अगर मेरे भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे तो राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, ठीक है। राजा उदयन ने, अजात शत्रु का पुत्र था। क्लियर? अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था, यह हम पढ़ चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति हम पढ़ चुके हैं। मगध में पहली बार स्थायी सेना की व्यवस्था शुरू हुई। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि मेरे भाई हर्यक वंश में सबसे पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अजात शत्रु ने महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया है। राजगृह 5 पहाड़ियों और पत्थर की दीवारों से सुरक्षित था। यहां पर ध्यान रखेंगे, जो राजगृह इनकी राजधानी थी, ये 5 पहाड़ियों से और पत्थर की दीवारों से सुरक्षित था, क्योंकि राजधानी में ही तो राजा बैठता है, और अगर राजा पर आक्रमण किया गया तो फिर क्या होगा? फिर भैया सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, जैसे अभी हो गई है, आने वाली है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें मेरे पास सिक्कों का इतिहास है। इस राज्य में जो हम आज के समय में हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसों की। अभी नोटबंदी हो गई थी लास्ट टाइम, तो हमने देखा कि बिना पैसों के हम सब लोग कितने तिल मिलाए फिर रहे थे। उस समय ये अपनी जरूरत की चीजें जो खरीदते होंगे, किसी ना किसी मुद्रा से ही खरीदते होंगे। तो उस समय की मुद्रा को मेरे भाई बोलते थे आहत। क्या बोलते थे? आहत। पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स वेयर यूज्ड, ठीक है। तो आहत, ठीक है। पंचमार्क्ड चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था। यहां पर इनकी मुद्रा क्या थी मेरे भाई? इनकी मुद्रा थी आहत, ठीक है। सिक्कों पर राजा का नाम या तिथि अंकित नहीं होती थी। व्यापार और कृषि के कारण मगध आर्थिक शक्ति बना। तो मगध जो है आर्थिक शक्ति बना, ठीक है। आहत चांदी के सिक्के सबसे पहले महाजनपद काल में चलाए गए थे। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि चांदी के सिक्के या आहत की शुरुआत कब से हुई थी, तो महाजनपद काल से हुई थी। महाजनपद काल से हुई थी, ठीक है भाई। क्लियर है? यहां से आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, और नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी शिशुनाग वंश। कौन सी है सरकार? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। क्या है यहां पर? देखो कब से कब तक चली। सबसे पहली बात, शिशुनाग डायनेस्टी कब से कब तक चलेगी मेरे भाई? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चलेगी। यहां पर इतनी बात समझ में आ गई। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। एग्जाम, अगर ये आप एग्जाम के लिए सीरियस है ना भाई, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। एक एक पॉइंट को अच्छे से बार बार समझना है। बात समझ में आई? उसके बाद मेरे भाई अवधि, ड्यूरेशन कितना? केवल 68 ईयर्स तक इन लोगों ने शासन किया है। और मेरे भाई संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? हर एक इंपॉर्टेंट बात, सर शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी का जो है फाउंडर था, और 412 से 394 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है। प्रमुख शासक, अब यहां पर वही वाली बात आ गई, इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट रूलर भैया शिशुनाग रहे हैं। क्या क्या कारनामे किए हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक रहे हैं, बिल्कुल फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी रहे हैं। उसके उसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटाया था। तो नागदशक को हटाकर ये भैया शासक बने, शिशुनाग वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। उसके बाद उसके शासनकाल में राजधानी राजगृह रही, तो इन्होंने फिर से जो है राजधानी राजगृह बना दी, ठीक है भाई। क्लियर है? उदयन पाटलिपुत्र लेकर गए, लेकिन इन्होंने फिर से राजधानी क्या बना दी? क्या बना दी मेरे भाई? क्या बना दी भाई? बना दी कौन सी राजधानी? फिर से राजगृह, ठीक है। उसने अवंती राज्य का विनाश कर उसे मगध में मिला लिया। तो अवंती राज्य का विनाश करके मगध में मिलाया किसने मिलाया मेरे भाई? शिशुनाग ने। उसके बाद मेरे भाई कालाशोक, इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। क्या? अगला रूलर है कालाशोक का, इसे काकवर्णा भी कहा जाता है, और शिशुनाग का पुत्र है, ठीक है। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र है। उसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, सेकंड बौद्ध संगीति हुई। उसके बाद यह संगीति लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। दूसरी चीज, उसने राजधानी राजगृह से वैशाली स्थानांतरित की थी। किसने की थी मेरे भाई? कौन था? कालाशोक। तो कालाशोक ने राजधानी को
कहां से कहां परिवर्तित कर दिया, राजगृह से कहां शिफ्ट कर दी, वैशाली शिफ्ट कर दी। मेरे भाई अगला रूलर है नंदीवर्धन। कौन है, नंदीवर्धन। 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहा। वह एक कमजोर शासक था, कमजोर शासक था तभी तो शासन खत्म हुआ। उसके बाद मेरे भाई अगली बात है, उसे महापद्म नंद ने अपदस्थ कर दिया। तो महापद्म नंद ने, पहला कौन सा था, हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, और उसके बाद महापद्म नंद ने किसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और भैया अब जो है नंदीवर्धन को डिस्क्वालीफाई कर दिया और इसके साथ ही नंद वंश की स्थापना हो गई। बात ठीक है, क्लियर है। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी। अंतिम शासक कौन रहा नंद वंश का, नंदीवर्धन। ठीक है, उसके बाद अब अगला जो है हमारा वो कौन सा है, महापद्म नंद। तो महापद्म नंद अब किस वंश की स्थापना कर देंगे, नंद वंश की स्थापना कर देंगे। आ जाओ मेरे भाई आगे की तरफ से, राजधानी कैपिटल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कैपिटल के ऊपर अगर बात करें तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह रही। राजधानी बनाने वाला शिशुनाग था। वर्तमान नाम राजगीर है और नालंदा जिला बिहार में पड़ता है, हम सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, बाद की राजधानी सर वैशाली रही है। वैशाली राजधानी बनाने वाला कालाशोक था। ठीक है, वर्तमान स्थान वैशाली जिला हाजीपुर के पास बिहार में पड़ता है। द्वितीय बौद्ध संगीति लगभग 383 से पूर्व, ये सारी हम चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब राजाओं के समय पे ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आई। सिक्कों का इतिहास, तो इस वंश के शासनकाल में भी आहत ही यूज होते थे। यहां तक अभी तक जो है मुद्रा बदली नहीं है। तो ये भी अपना जो है चीजें खरीदने बेचने में आहत का इस्तेमाल करते थे, मतलब चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। मेरे भाई कोई भी राज्य चल रहा हो उसमें पैसे की भी जरूरत होगी, जरूरी सामान की भी जरूरत होगी, सत्ता की भी जरूरत होगी और सत्ता का लालच भी होगा। और सत्ता पाने के लिए अपने और दूसरे दोनों निरंतर अपने कार्य करते रहते हैं। सेम वही काम हमें अभी तक देखने को मिल रहा है। तो आप अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से सेव कर लीजिए कि जितनी भी ये जो पीडीएफ है इसको मेरे भाई अच्छे से एक बार समझ लो। एग्जाम में आने वाली हर एक बात आपके पास होगी, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना। अब याद कैसे रखना सर, एक बात जब तक आप 2-3 बार अपनी जबान से ना बोल लो तब तक आपको याद नहीं होगा। तो अच्छे से जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से खुद पढ़िए, अच्छे से बोल के पढ़िए। जब तक आप बोलकर नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई शब्द आपका अपना नहीं होगा। जैसे तुम्हारा दोस्त, कोई भी करीबी दोस्त हो, उसका नाम तुम्हारी जबान पर रटा हुआ है, सेम इसी तरीके से ये सारी चीजें भी आपको बहुत आसानी से याद हो सकती हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से जान लगा दो, एग्जाम में कुछ नहीं बचेगा। ये एक मास्टर क्लास है हिस्ट्री की और आपने ये पढ़ ली तो भाई बचेगा नहीं कुछ। ठीक है, ऐसी ऐसी सारी क्लासें अगर पढ़ ली तो एग्जाम में कुछ नहीं बचेगा, चाहे एग्जाम कोई भी करा ले, कोई सी भी संस्था करा ले। ये सब फालतू की बात है, एटीक्विटी करा रही है टीचर, तो कुछ नहीं यार, टॉपिक से बाहर थोड़ी ना कुछ पूछ लेगा। ठीक है, आगे की तरफ। और अगर बाहर कोई पूछेगा तो सबके लिए पूछेगा ना, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल थोड़ी ना है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद नंद वंश, नंद डायनेस्टी, संस्थापक महापद्म नंद, कब से कब तक, 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चला। अवधि जो रही, ड्यूरेशन रही 22 वर्ष की। ठीक है, 22 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया है। यहां पर अगर मैं अगली बात करूं मेरे भाई, तो प्रमुख शासक जो है, इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हैं इसके, बहुत ही अच्छी सी बात है सर, महापद्म नंद। कब से कब तक, 344 से 329 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है। नंद वंश के संस्थापक रहे हैं महापद्म नंद। उसे सर्वछत्रांत्रका कहा गया। ठीक है, तो भाई महापद्म नंद की उपाधि है क्या, सर्वछत्रांतक। ठीक है, सर्वछत्रांतक, तो सर्वछत्रांतक जो है इनकी उपाधि रही है, किसकी, महापद्म नंद की। उसने अनेक क्षत्रिय राजवंशों का नाश किया। भाई इसके समय में बहुत ज्यादा इन्होंने लड़ाई लड़ी और कई सारे राजवंशों का इन्होंने अपने समय पर विनाश किया। उसने मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाया, मगध को एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी बना दी। विशाल स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक बना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई फर्स्ट रूलर टू मेंटेन अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी, स्थायी सेना रखने वाला पहला रूलर इतिहास का कौन है मेरे भाई, महापद्म नंद है। ठीक है,
कौन है? हमारा महापद्म नंद है। क्लियर? महापद्म नंद ने क्या किया था मेरे भाई? महापद्म नंद ने स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक बना था, और इसकी इस सेना का जिक्र सिकंदर ने किया था, जिसने दुनिया में विजय पाली थी। कहते हैं ना, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। ठीक है भाई, समझ में आई? तो सिकंदर क्या, जो जुल्म से जीता, जो जुल्म से लोगों को जीत ले, उसका कोई फायदा थोड़ी ना। जो दिलों से जीते, जो दिलों पर राज करे, उसकी बात है मेरे भाई। ठीक है, सेम वही चीज है कि हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं पड़ती। हमारे लिए इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि हमारी वीडियो कितने बच्चे देख रहे हैं, हमारे चैनल से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे चैनल से 50 बच्चे, 100 बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे भाई वो मेरे लिए काफी है, क्योंकि उनके अंदर कैलिबर है, वो पढ़ रहे हैं, वो जान लगा रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाऊंगा। आप समझ सकते हैं ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद, ये सारे पॉइंट्स कितनी मेहनत से निकाले जाते होंगे, आप लोगों के लिए लाए जाते होंगे, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, वो भी सब चीजें देखी जाती होंगी। किस एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो स्टेट एग्जाम्स भी एसएससी के एग्जाम्स की कॉपी कर रहे हैं ना, सीधा वही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। भाई संस्थाएं थोड़ी ना बदल जाएंगी, अब वही तो कितने नए नए क्वेश्चन, ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बार बार रिपीट ही होने। क्लियर? तो वही चीज है मेरे भाई। आगे की तरफ बढ़ेंगे सर, अगला आ जाता है घनानंद। ठीक है, जिन लोगों ने वो देखा होगा ना चंद्रगुप्त मौर्य वाला सीरियल एपिसोड है ना, तो उसमें घनानंद दिखाया है एक बहुत ही कैसा, बहुत ही घमंडी राजा है ना। कहानी मेरे पास बहुत सारी है, एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा ना इतिहास को कहानी, तो भाई कहानी में से फिर पॉइंट ही निकालते रह जाओगे, सर एग्जाम में क्या आएगा, फिर तो कहानी इतनी सारी हो जाएगी। तो इतना ध्यान रखें, जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है वो ये है। ठीक है, कहानी मैं भी तुम्हें बहुत सारी सुना सकता हूं, लेकिन हमारे पास समय कम है। ठीक है, और समय कम क्यों रहेगा? क्योंकि हम हर बार कंपटीशन की में फाइट करने के लिए लड़ रहे हैं। हम हर बार उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जो पूरे साल नहीं पढ़े, तो बस ध्यान रखें इस बात का। घनानंद की बात कर रहे हैं मेरे भाई। पहला कौन था? महापद्म नंद। दूसरा है सर घनानंद, और नंद डायनेस्टी की बात चल रही है। जब नंद डायनेस्टी की बात चल रही है, तो नंद वंश का अंतिम शासक 2 शासक रहे, महापद्म नंद, उसके बाद घनानंद। उसके बाद भैया यह अत्यंत धनी लेकिन अलोकप्रिय था, इसे लोग पसंद नहीं करते थे, घमंडी था। बात समझ में आई? यूनानी इतिहासकारों ने उसकी विशाल सेना और धन का उल्लेख किया, मतलब इसके पास इतने सारे हाथी घोड़े, इतनी बड़ी सेना थी, जिसमें यूनानी जो मतलब जो सिकंदर के साथ लेखक चलते थे, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है इस मामले में। 326 ईसा पूर्व में उसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC ड्यूरिंग हिज रीजन। ठीक है, क्या बात है मेरे भाई के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में किया? तो मेरे भाई ध्यान रखें, किसके शासन काल में किया? घनानंद के शासन काल में किया। जब मेरे भाई घनानंद के शासन काल में कर दिया, तो यहां पर एक और बात यहां पर निकलती है कि सिकंदर ने भारत में प्रवेश, ठीक है, भारत में एंटर कौन से पास से किया था? पास मतलब हिंदी में होता है मेरे भाई दर्रा, तो कौन से दर्रे से प्रवेश किया था भारत में? तो उस दर्रा होता है 2 पहाड़ों को काट, मतलब पहाड़ों को काटकर बनाया जाने वाला रास्ता दर्रा कहलाता है। ठीक है, पहाड़ों को काटकर बनाया जाने वाला रास्ता दर्रा कहलाता है। तो मेरे भाई कौन से दर्रे? तो इन्होंने खैबर दर्रे से, ठीक है, खैबर दर्रे से सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था। खैबर दर्रे से, ध्यान रखेंगे, खैबर पास। तो खैबर पास से सिकंदर अलेक्जेंडर ने इंडिया में एंटर किया था, और किसके शासनकाल में किया था? घनानंद के शासनकाल में किया था। घनानंद किस डायनेस्टी से था? नंद डायनेस्टी से था। नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? महापद्म नंद था। तो इतनी बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे यहां से बनेंगे, बस आप प्रिपेयर रहने चाहिए, आपके दिमाग में सारी चीजें सेव रहनी चाहिए, और अगर नहीं है तो मेरे भाई समझ लीजिएगा कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हटाया। भाई चाणक्य ने जो है अपने अपमान का बदला लिया था। किसी और दिन बहुत अच्छे से कहानी सुनाएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें कि चाणक्य की सहायता से जो है, चाणक्य को भाई विष्णुगुप्त भी बोलते हैं ना, विष्णुगुप्त, ठीक है,
विष्णुगुप्त ही बोलते ना, हाँ ठीक। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हटाया। अंतिम शासक घनानंद है नंद डायनेस्टी का। कैपिटल अगर बात की जाए राजधानी, तो राजधानी जो है पाटलिपुत्र है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अगली तरफ बात बढ़े तो महापद्म नंद को सर्वछत्रांक, ये तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात चीज है नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी उसमें, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़े तो भाई अगला है डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। आपके रिसेंटली एग्जाम्स में यहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर पूछ लेता है एग्जाम में। और जब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, देखो हम एक एक क्वेश्चन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें हर एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है। ये नहीं कि सर छोड़ दिया, अगर हर एक एक क्वेश्चन करके सब छोड़ दोगे तो फिर तो जीएस पढ़ने की बात जरूरत ही नहीं है, फिर तो सब छोड़ दो। और जो बच्चा, एक बात और डाउट क्लियर कर दूं, जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर मेरी मैथ बहुत अच्छी है, अरे वाह, मैथ में तो सर मैं 20 में से 20 या 20 में से 19 ले आऊंगा, 18 तो कहीं गए नहीं, ठीक है। सर रीजनिंग, ओए होए होए होए, रीजनिंग में तो सर 20 में से 20 हो ही नहीं सकता, कोई काट दे, और यहां पर 19 या 18 तो कहीं गए नहीं। इतनी बात का विशेष कर ध्यान रखना, पूरे भारत में जितने भी टीचर हैं और जितने भी बच्चे हैं, हमारे भारत में ना, मैं लास्ट क्लास में भी एक बात बताई थी, आर्ट साइड से पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, साइंस साइड से पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं। ऐसी कंडीशन में उन बच्चों को मैथ्स तो बहुत अच्छे समझ में आती है, कोई भी टीचर कोई सा भी तरीका तो समझा देता बढ़िया। तो आप मान के चलें एवरेज जो बच्चा पढ़ने वाला है 16, 17, 18, 19, ये है 30, ठीक है। 16 वीकेस्ट बच्चा होगा, 17 वीकेस्ट बच्चा होगा, 18 से 20 तक के बच्चे जो हैं परफेक्ट होते हैं, जो बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे हैं, उनमें से तो कोई ना कोई, जितनी पोस्ट है ना, इससे दुगने बच्चे मान लो जो 18 लेकर आएंगे मैथ में से, मेरी गारंटी है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम भाई, 20 में से 20 भी आ सकते हैं, 20 में से 18 भी आ सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ो, डजंट मैटर, सब पढ़ा रहा, सब पढ़ रहा, सब बहुत बढ़िया स्कोर ला रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम आती है बेटा जीएस में, जब जीएस में बच्चे का नंबर आता ना 7, 8, ये है एवरेज मार्क्स जीएस के 20 में से, एसएससी जीडी की बात बता रहा हूं। इन 7, 8 को ना भाई हमें 17, 18 करने हैं, बात समझ में आई, क्या करने हैं, 17, 18 करने हैं। लड़ाई एक एक क्वेश्चन की है, ठीक है। 17, 18 करके चलोगे ना, सिलेक्शन काटने वाला कोई माइका लाल नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन एसएससी जीडी में से काट दे। बात चाहे अभी फेक लग रही हो, जिस दिन एग्जाम हो जाएगा पता चल जाएगी कि हाँ कीर्तांशु सर कुछ बात बता रहे थे, हमने वो नजरअंदाज कर दी, और पछताओगे, फिर वापस आओगे। इससे बढ़िया अभी पढ़ लो, जरूरी बात है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, क्या है अगला डायनेस्टी, कौन सा मेरे भाई, अगला डायनेस्टी है मेरे दोस्त मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। सरकार कब से कब तक चला, क्वेश्चन पहला, सर 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। सर ड्यूरेशन कितनी, सर मौर्य डायनेस्टी 137 सालों तक चली है, 137 साल तक, 137 ईयर तक मौर्य डायनेस्टी। लोग जन्म लेकर भी मर गए, दोबारा जन्म लेकर भी मर गए होंगे इस डायनेस्टी में, बात समझ रहे हैं। दूसरा सर संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 322 से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे ने फिर घनानंद की हत्या कर दी, उसके बाद भैया ये राजा बन गए। प्रमुख शासक, इसके जितने भी प्रमुख शासक है, इसको बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ना, अगर इसको इग्नोर किया तो समझ लो सब खत्म है, ठीक है। सर चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। यहां तक बात खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं। सर चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया, सर ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं। सर राजधानी क्या है, सर राजधानी पाटलिपुत्र इन्होंने रखी। कौन सी राजधानी रखी, पाटलिपुत्र रखी, सिंपल सी चीज है सरकार। अगली बात, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसके शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया। भाई मेगास्थनीज भारत में आया किसके समय पर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। ध्यान रखें, उसके शासनकाल में यूनानी मतलब ग्रीक एम्बेसडर ड्यूरिंग इन हिज रीजन, ठीक है। यहां पर ध्यान रखेंगे भाई मेगास्थनीज कहां का, ग्रीक का, यूनान का यात्री है। तो यहां पर बात आती है, बहुत पूछा जाता है कि मेगास्थनीज
भारत किसके शासनकाल में आया था, किसके शासन में आया था, उस समय भारत का रूलर कौन था भाई, ध्यान रखेंगे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य रूलर था। जैन धर्म अपनाकर, भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया मेरे भाई, जैनिज्म अपनाया, जैन धर्म अपनाया, ठीक है। और कहां चले गए, श्रवण बेलगोला चला गया, श्रवण बेलगोला चले गए, वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इतनी बात का ध्यान रखेंगे, जैन धर्म अपनाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सा धर्म, जैन धर्म। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सरकार बिंदुसार। कौन सा है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। सर मौर्य शासन को दक्षिण भारत तक फैलाया इसने, जो है भाई ये हमारा भारत आज के समय में है, लेकिन उस समय भारत जो है पूरा पाकिस्तान वाला जो हिस्सा था वो पूरा भारत का था। ये आज पाकिस्तान हो गया, कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का, नेपाल तो पहले से ही अलग रहा है, ठीक है। तो यहां पर म्यांमार का, बर्मा का कुछ हिस्सा, तो ये पूरा भारत का हिस्सा था। और यहां पर ये दक्षिण वाली बात समझ रहे हो, तो दक्षिण की तरफ इन्होंने बढ़ाया। पाटलिपुत्र बिहार यहां पर इस जगह, और यहां से लेकर पूरे भारत में ये शासन कर रहे थे उस समय, मौर्य डायनेस्टी। समझ रहे हैं, पूरे भारत में। आप समझ रहे हैं ना, जिस अखंड भारत की बात की जाती है आज के समय पर, वो अखंड भारत इन लोगों ने बनाया था, इनके समय से ही चल रहा था। आई बात समझ में, उस पर शासन कर रहे थे ये लोग। बिंदुसार ने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत तक अपना शासन फैलाया, एक्सटेंड मौर्य कंट्रोल टू मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। क्लियर। उसे अमित्र घात कहा जाता था। क्या है नाम भैया, अमित्र घात कहा जाता था इसको। भैया क्या कहा जाता, अमित्र घात कहा जाता था, स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है। दुश्मनों का ये जो था वो था दुश्मनों को दुश्मन, ठीक है। क्या है मेरे भाई, यूनानी राजदूत डाइमेकस उसके दरबार में आया था। तो याद रखेंगे, डाइमेकस कहां का यात्री था, यूनान का, ग्रीक का यात्री था मेरे भाई, यूनान ग्रीक का यात्री था डाइमेकस। और डाइमेकस जो है किसके दरबार में आया था, कौन था उस समय भारत का रूलर, सर बिंदुसार था। बिंदुसार था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। इस बात का इस तरीके से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, और अगर आप ये मिस कर रहे हैं तो समझ लीजिए मेरे भाई फिर बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कौन सा आ जाता है, अशोका आ जाता, अशोक। कौन सा आ जाता है मेरे भाई, अशोक। अशोक को देख लेते हैं, 273 से 332 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य वंश का सबसे महान शासक रहा है अशोक, ठीक है। अशोक, ठीक है, आपने सुना होगा अशोका, ठीक है। तो ये था, जो लोग हैं सब वो हैं राजा, ये थे महाराजा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। चंद्रगुप्त, अशोक सम्राट, ये सम्राट थे पूरे भारत पर शासन करने वाले। इनके समय में मौर्य डायनेस्टी सबसे ज्यादा स्टेबल रही है, ठीक है। उसके बाद उपाधियां, टाइटल्स क्या क्या दिए गए इन्हें, तो अशोका को देवान प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है, देवान प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। क्लियर। 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा इन्होंने। भाई कलिंग का युद्ध किसने, अशोक ने लड़ा, भाई सिंपल सी बात है। कब लड़ा, 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध रिलीजन को इन्होंने अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धम्मनीति का प्रचार और अभिलेख द्वारा किया। सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो इन्हीं के समय में बना था, अशोका के समय में बना था। सारनाथ का सिंह स्तंभ, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ इज इंडियाज नेशनल एम्बलम, ठीक है। इतनी बात का ध्यान रखेंगे। दूसरे राजा थे मेरे भाई दशरथ। कौन थे, दशरथ। और दशरथ किसके, अशोक के पौत्र थे। पौत्र मतलब ग्रैंडसन, पोता, ठीक है। उसके बाद गुफा अभिलेख जारी किए इन्होंने। इशूज्ड केव इंस्क्रिप्शन, मतलब गुफाओं में जो है चीजें लिखवानी शुरू करी। जो लोग गुफाओं में आते थे, जैसे आज के समय में लोग कहीं पार्क में घूमने जाते हैं तो वहां पे जैसे क्या कहते हैं, आज के समय में योगा करने जाते हैं लोग, जब उस समय बौद्ध भिक्षु घूमा करते थे भारत में, जैन भिक्षु घूमा करते थे भारत में। तो वो विश्राम के लिए जब बारिश हुआ करती थी तो गुफाओं में विश्राम किया करते थे। युद्ध के समय पर सैनिक गुफाओं में विश्राम किया करते थे, तो उनके लिए यहां पर गुफाओं में अभिलेख, गुफाओं में लिखाई पढ़ाई चल रही है। बात समझ में आई। आगे की तरफ मेरे भाई, आजीविकों को बराबर गुफाएं दान की थी। तो आजीविकों को बराबर गुफाएं किसने दान की थी, दशरथ जी ने करी थी। संप्रति, ठीक है, 244 से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया। कुणाल का पुत्र था और अशोक का पौत्र था, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई जैन धर्म का महान संरक्षक रहा है ये। भारत व विदेशों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यह बात ध्यान रखें, मौर्य डायनेस्टी
मौर्य डायनेस्टी में जैनिज्म को भी माना गया, बौद्धिज्म को भी माना गया। अशोक ने बौद्धिज्म को माना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को माना। उसके बाद संप्रति जैनिज्म को मानने वाले थे, और जैनिज्म में मृत्यु तो हत्या तो पाप है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई बृहद्रथ 185 ईसा पूर्व, मौर्य वंश का अंतिम शासक। ध्यान रखेंगे मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? बृहद्रथ। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करी? सर बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। शासन सत्ता पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कौन क्या क्या नहीं कर सकता मेरे भाई, समझ लीजिए। मौर्य वंश का अंत हुआ, मार्क्ड द एंड ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य वंश का अंत हो गया। किसने हत्या करी थी? सर पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद शुंग डायनेस्टी की फाउंडेशन करी, नींव रख दी। क्लियर? उसके बाद मेरे भाई अगला, यहां पर बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। मौर्य डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं, तो सबके लिए प्रिपेयर रहना होगा। जैसे अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ, सिंपल सी चीज है। राजधानी सर पाटलिपुत्र है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अशोक की उपाधियां देवानप्रिय, प्रियदर्शी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा विदेशी यात्री भारत में आया उस समय। तो विदेशी यात्रियों की बात करें तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। ध्यान रखेंगे इस बात का, इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, एम्बेसडर था। क्लियर? मेगास्थनीज यूनान, ग्रीस का निवासी था, तो यूनानी था, ठीक है। मेगास्थनीज वाज द फ्रॉम ग्रीस, पार्ट ऑफ द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है सर। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 322 से 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा, और इसने एक बहुत बढ़िया काम करी जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, कि इसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, ठीक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी मेरे भाई? मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज ने, ध्यान रखेंगे, किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक। ध्यान रख रहे हैं ना? सिंपल सी एक चीज है, एक एक डायनेस्टी करके चलो। मौर्य डायनेस्टी की बात चल रही है तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, जैसे अभी हमारे कोई राजा है तो बस एक ही राजा है भाई, एक राजा जा रहा है, दूसरा राजा जा रहा है, उस राज्य में क्या क्या काम चल रहे हैं। हम सिंपल सी एक चीज है, हिस्ट्री समझ के डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सिंपल सी एक चीज समझो ना मेरे भाई, कि यार आज के समय में जो बुक्स लिखी, जो हम पॉडकास्ट में आते हैं ना बुक्स, किताब वाला बहुत किताब अपनी बुक प्रमोट करता है, सेम उसी तरीके से इन्होंने भी अपने समय में बुक लिखी। आज की जैसे बुक्स हैं सेम उसी तरीके से ये लिख रहे थे, तो वही हम नाम ये अभी तक फेमस है बुक्स, ठीक है सर। उसके बाद दरबारी कवि, आज के टाइम पर सिंगर्स कितने फेमस है सर? भारत रत्न मिल रहा है, पद्म श्री मिल रहा है, पद्म विभूषण मिल रहा है, पद्म भूषण मिल रहा है, तो वही चीज है सर, इन्हें भी मिला। सर चाणक्य कौटिल्य, ठीक है सर, चाणक्य कौटिल्य, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, ठीक है। ने अर्थशास्त्र की रचना की, किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक। तो अर्थशास्त्र किसकी बुक है सर? चाणक्य की बुक है। ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र किसकी बुक है? चाणक्य की बुक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की, तो ध्यान रखेंगे विशाखा दत्त। एक बुक और आ गई सर, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी डायनेस्टी से सारी कवर करा दूंगा, बस याद रखनी चाहिए, ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है सर? विशाखा दत्त हैं। कौन है? विशाखा दत्त हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस वाज रिटन बाय द विशाखा दत्त, लेटर पीरियड, बाद में, ठीक है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो अर्थशास्त्र में क्या किया गया? अर्थशास्त्र एक्सप्लेन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, भाई प्रशासन और वहां की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया है। उसके बाद मेरे भाई वास्तुकला और निर्माण क्या क्या करा है? तो मौर्य स्तंभ, चमकदार बलुआ पत्थर से इन्होंने मौर्य स्तंभ पिलर्स बनवाए। उसके बाद सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है, ये बनवाया भैया। उसके बाद बराबर की गुफाएं बनाई, मौर्य काल में बनी थी बराबर की गुफाएं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अगली चीज है सिक्कों का इतिहास, तो यहां पर आहत वही चांदी के सिक्के चल रहे थे, सिक्कों पर राजा का नाम और वर्ष अंकित नहीं होता था, तो कोई एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते। दूसरा, मौर्य अर्थव्यवस्था सशक्त और केंद्रीयकृत थी, सिंपल सी चीज है। मुद्रा सेम चल रही थी, मुद्रा इन्होंने नहीं बदली, उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या था? तो मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीयकृत था, ठीक है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड,
मौर्य प्रशासन में जो केंद्रीय शक्ति थी, जैसे आज के समय में अगर बात करें तो दो सरकार होती हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, और उसके नीचे फिर होती है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो ये जो मौर्य डायनेस्टी थी ये प्रॉपरली कंट्रोल करता था सेंट्रल पर बैठा हुआ राजा, राजा के हाथ में सारी पावर हुआ करती थी, जो सेंटर में बैठता था, प्रॉपरली सेंट्रलाइज्ड। एक ही राजा पूरा प्रशासन चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था जिन पर कुमारमात्य शासन करते थे। ठीक है, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस गवर्नड बाय कुमारमात्यास। ठीक है, मतलब सिंपल सी एक चीज है, एक ऊपर बैठा भैया किंग, राजा जो पूरे देश का मालिक है, उसने क्या काम किया, प्रांतों में बांट दिया अपने राज्य को, और उस पर एक व्यक्ति बिठा दिया जिसका नाम था कुमारमात्य। क्या बिठा दिया, कुमारमात्य बिठा दिया, जो यहां पर शासन करता था, देखरेख करता था, जो यहां का मुखिया होता था। क्लियर है सर। गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, स्पाई सिस्टम वाज वेरी डेवलप्ड। यहां पर जो आज के समय में जो चलते ना, जो जितनी भी ये खुफिया एजेंसी हैं, वो सब काम हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हो रहा है। विषकन्या, हनी ट्रैप आपने सुना होगा ना आज के समय में, तो उनके समय से विषकन्याएं हुआ करती थी, राजा को विष पिला पिला कर मार दिया। मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति जो गुप्तचर हो, दूसरे राज्य का, या जो कोई इंफॉर्मेशन लेना आया हो, तो विषकन्या पहले उससे प्रेम का लालच देंगी, फिर उसे काट लेंगी, और फिर वो विष से मर जाएगा। इन विषकन्याओं को बचपन से ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विष पिलाया जाता था, और जब ये व्यस्क हो जाया करती थी तो इनमें इतना विष हुआ करता था कि सांप इन्हें काट ले तो सांप मर जाए, इतना विष हुआ करता था। तो ये विषकन्याएं कहलाती थी। इस तरीके से डेवलप्ड सिस्टम था चंद्रगुप्त मौर्य का, और इस सब के पीछे एक ही मास्टर माइंड, अपने आचार्य चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अगला सर मौर्य प्रशासन विभाग और कार्य एवं अधिकारी। यहां पर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स की बात की जा रही है, तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे कि जो मौर्य प्रशासन है इसमें कौन सा विभाग किस अधिकारी को, जैसे आज के समय में एक जिले का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, और भाई किसी भी डिपार्टमेंट में जो क्लर्क होता है वो अकाउंटेंट होता है ना। इसी तरीके से इस समय पर जो प्रशासन चल रहा था, इस प्रशासन में कौन सा डिपार्टमेंट किस अधिकारी के पास होता था, और उस अधिकारी, उस पोस्ट का नाम क्या था, वो चीज समझनी पड़ेगी। जैसे आपने सुना होगा ना देवराज इंद्र, तो इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है, देवताओं का जो राजा होता है। ठीक है, इंद्र एक पोस्ट है, और देवराज उस इंद्र की पोस्ट पर है। सिंपल सी चीज है। तो इसी तरीके से कुछ जो है पोस्ट हैं, उन पोस्ट पर जो व्यक्ति सर्विस करेगा उसे क्या कहा जाता है, तो सेम वही चीज है। ठीक है, जैसे पढ़ाने वाला टीचर, और टीचर की वाइफ खुद से ही टीचर बन जाती है, मास्टरनी, मास्टरनी है, इसी तरीके से ना, तो ऐसी चीज होती है। तो देखो भैया, किंग, राजा सबसे ऊपर, राजा मौर्य साम्राज्य का सर्वोच्च सत्ता था, मतलब राजा ही सबसे बड़ी चीज है, राजा के आगे कोई हो नहीं सकता कुछ। यह प्रशासन, सेना, न्याय और विदेश नीति को नियंत्रित करता था। मतलब अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा था, वो राजा से जाकर एक बार, राजा जी हमारे साथ अन्याय हुई गवा, हमको बचाई लो। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहां पर जो है बचाने जाया करते थे, राजा अंतिम फैसला दिया करता था कि भैया बचा के इसके साथ क्या इसको सजा दी जाएगी। उसके बाद मेरे भाई मंत्री परिषद की बात की जा रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहां पर मिनिस्टर्स बैठते हैं। तो मंत्री परिषद राजा को शासन में सलाह देती थी। ठीक है, और इसके जो हेड होते थे मंत्री परिषद के, उनको महामात्य कहा जाता था या अमात्य कहा जाता था। वरिष्ठ मंत्री जो होते थे वो महामात्य या अमात्य होते थे। ठीक है, तो महामात्य, राजा सबसे ऊपर किंग, उसके नीचे महामात्य। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो साम्राज्य को प्रादेशिक भुक्ति नामक प्रांतों में बांटा गया था, तो प्रादेशों के रूप में बांटा गया था सरकार, प्रोविंसेस के रूप में बांटा गया था। कुमारमात्य प्रांत का शासक होता था, कुमारमात्य वाज द प्रोविंशियल गवर्नर। आर्यपुत्र राजकुमार को भी प्रांत प्रमुख बनाया जाता था, जो आगे चलकर अशोका भी बने थे। ठीक है, तो यही चीज है कि जो एक प्रोविंसियस है, जब मान लीजिए कोई प्रांत है, उस प्रांत का राजा अपने बेटे को जो है उसका संरक्षक बना देता था। अब क्या है, वो देखेगा कि कौन सा मेरा बेटा सबसे बढ़िया काम कर रहा है, उसके बाद वो चुनेगा कि भाई तू मेरे बाद जो है तू बनेगा राजा। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता था, मौर्य डायनेस्टी में सब भाइयों ने एक दूसरे को मार काटना शुरू कर दिया, कहता राजा मैं बनूंगा, ठीक है, राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा। तो अशोक ने अपने कई सारे भाइयों को मारकर फिर जो है सत्ता हासिल करी थी।
समझ रहे हैं? उसके बाद सर जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिले को आहार या विषय कहा जाता था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज आहार और विषय। स्थानिक जिले का प्रमुख अधिकारी था, ठीक है। स्थानिक एक पोस्ट का नाम है स्थानिक, ठीक है। स्थानिक एक जिले का अधिकारी, जैसा आज के समय में एक कलेक्टर होता है ना, डीएम, इसी तरीके से स्थानिक हुआ करता था उस समय पर, ठीक है, जिले को संभालने वाला। क्लियर है मेरे भाई? उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर हम देखेंगे कि गोप 5-10 गांवों की देखरेख करता था, ठीक है। ये एक तरीके से ये भी एक पोस्ट हुआ करती थी। गोप जो है 5-10 गांव को देखता था। जिले पर कौन होता था? हमारा जो सिस्टम चल रहा था। फिर ग्राम प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था भाई, सबसे ऊपर राज्य हो गया, उसके प्रांत, फिर जिले, फिर तुम्हारा जो है, फिर उसके बाद आता है ये गोप, उसके बाद आता भैया अपना ये गांव, ठीक है। क्या ग्राम का मुखिया हुआ करता था। ग्रामिक जैसा आज के समय में सरपंच हुआ करते हैं, उस समय में ग्रामिक हुआ करता था। और वो ग्रामिक ऐसा वैसा नहीं था आज के समय में जैसे थोड़ा बहुत कुछ जोशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद अपने गांव के प्रधान को गाली देते फिर रहे हैं। एक बार उस प्रधान को, इस ग्रामिक को गाली दे दी, मतलब जेल, सजाए मौत भी हो सकती है, वहीं पर तलवार से सीधा गला काट दिया जाएगा। सॉरी। तो जो लोग कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी इसीलिए जरूरी है कि आप ना डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार रखते हैं। इस समय चाहे कितना भी बढ़िया सिस्टम हो, राजा सबसे ऊपर था, एक दिमाग, उस एक दिमाग की सनक गई ना किसी के खिलाफ, कदा गर्दन के टॉयस की, मुझे अच्छा नहीं लगता राज्य में, चलो हटो निकलो, बात खत्म। बात समझ रहे हो ना? राजा ऐसा होता है। इसीलिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, याद रखें इस बात का। चलिए आगे की तरफ सर। ग्राम सभा ग्रामीण की सहायता करती थी, ठीक है सर। हाँ तो सिंपल सी चीज है सर। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, समाहर्ता मुख्य राजस्व अधिकारी था। तो समाहर्ता वाज द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो आज के समय में ना चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, उसको उस समय बोलते थे समाहर्ता। क्या बोलते थे? समाहर्ता। क्लियर? वह भूमि कर, अन्य कर और जुर्माना वसूलता था, मतलब भैया टैक्स लेता था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस एंड फाइन्स, जितने भी फाइन, जैसा आज के समय में जो ना हाँ तो उसको जैसे चालान कटते हैं ना, पुलिस वाले चालान काटते हैं, तो वो रेवेन्यू देखता ना उसको, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो थे भैया वो समाहर्ता थे, ठीक है। और सन्निधाता साम्राज्य का कोषाध्यक्ष था, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाई, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष मतलब सन्निधाता वाज द ट्रेजरर ऑफ इंपायर, ठीक है। मतलब कोषाध्यक्ष, पूरे राज्य में जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, राज्य जितना भी पैसा कमाएगा, राज्य क्या करता है? देखो राजा क्या करता है, सबसे पहले लोगों से टैक्स लेगा, जैसे ले ही रहा है। टैक्स लेने के बाद ये सारा पैसा या जितनी भी चीजें हैं वसूलेंगे, ये सब लोग कौन? ये हमारा समाहर्ता चीजें वसूल कर किसे देगा? सर सन्निधाता को देगा। किसे देगा? सन्निधाता को। सन्निधाता क्या करेगा? यहां पर अपनी पूरी तिजोरी में रखेगा पैसा। अब मान लीजिए राजा जो है किसी दिन खुश है, मान लीजिए आज राजा की शादी होने वाली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, तो महिलाएं इस बात को समझिए गौर से। आज जब डेमोक्रेसी है, आपका बॉयफ्रेंड या आपका पति अगर किसी दूसरी महिला की तरफ देख भी रहा हो ना, तो आप उसका जीना हराम कर देती हैं। और उस समय समझिए रानी हुआ करती थी, दूसरी रानी, तीसरी रानी, चौथी रानी, पांचवी रानी, कई सारी रानियां हुआ करती थी, कई सारे बच्चे हुआ करते थे, कंपटीशन ही हुआ करता था कौन सी रानी का कौन सा बच्चा राजा बनेगा, और वहीं पर मारकाट चला करती थी। समझ रहे हैं ना? तो हर सिस्टम अच्छा भी है बुरा भी है सरकार, आपको समझना है कि कौन सी चीज कैसे चल रही है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना सरकार? तो अब जैसे मान लीजिए किसी राजा की शादी हो रही है, तो भैया राजा ने कहा आज पूरी प्रजा में समोसे बंटवा दिए जाएं। सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा कुछ समोसे नहीं, मतलब खाना पीना तो किसी को भी मिलता है, तो पूरे प्रजा में समोसे बंटवा दिए जाएं। तो समोसे का खर्चा कहां से आएगा? अब सन्निधाता पैसे देंगे अपने इस रेवेन्यू से जो इनके पास इकट्ठा हुआ था। समोसा ये कोई से भी योजना हो सकती है, कोई से भी इंप्लीमेंट हो सकता है। मेरे भाई जो सेना रख रखी है राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए, उस सेना को भी तो पैसा दिया जाएगा। उस सेना को, अब एक बात बताओ, एक सैनिक है, अब वो खेती करे जाके या फिर
राजा के या फिर अपना ये राजा की सुरक्षा करे, तो सैनिक को तो पैसा दिया जाएगा ना, उस पैसे से वो चावल भी खरीदेगा, वो गेहूं भी खरीदेगा, अपने बच्चों को पालेगा। बनना सैनिक तो बेकार हो गया, फिर तो कोई सैनिक ही नहीं बनेगा ना, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा सैनिक बनने से। तो वही चीज थी यार उस टाइम पे भी, ठीक है। सिंपल सी चीज है, घर चलाया जा रहा था। आगे की तरफ बढ़ेंगे सरकार, आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो वह कोषागार और भंडार गृह की देखरेख करता था सन्निधाता, ठीक है। उसके बाद भाई कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत जरूरी था उस समय। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, भैया एग्रीकल्चर से ही तो सारी चीजें बन रही थी उस समय पर। तो सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख होता था। सीताध्यक्ष वाज द सुप्रीम मैंडेटेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ही सुपरवाइज्ड फार्मिंग, इरिगेशन एंड लैंड मेजरमेंट। वह खेती, सिंचाई और भूमि को मापन देखता था। पता चले कोई कह रहा है भैया यहाँ से यहाँ तक जमीन मेरी है, यहाँ से यहाँ तक मेरी, तो वो ये काम इसका सीताध्यक्ष का था, ठीक है। क्लियर? सीताध्यक्ष क्यों? माता सीता धरती पुत्री, ठीक है। हाँ, तो उसी के नाम पर ये पोस्ट का नाम पड़ा। व्यापार एवं वाणिज्य विभाग, तो पण्याध्यक्ष व्यापार और बाजार नियंत्रण करता था। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्षा रेगुलेटेड मार्केट्स एंड ट्रेड। जितना भी बाजार है, बाजार में ट्रेडिंग हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें, कौन? पण्याध्यक्ष। तो ये उस टाइम की एक पोस्ट थी, पण्याध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, अरे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो हिला देंगे। और मेरे भाई अभी पढ़ रहे हो ना, जो बच्चे पढ़े हुए हैं इन सब चीजों को, इतनी बात का विशेष कर ध्यान रखना, जब तुमने पढ़ी होगी तो पता नहीं कहां कहां की राग मालाएं सब बता दी गई होंगी। केवल सिंपल सी इतनी चीज है, केवल इतनी सी चीज है, ये एग्जाम में आएगी, इसे पढ़ लो और बात खत्म। मेरी बात भी सुनने का मन नहीं कर रहा, रट दो इसे, बात खत्म। एग्जाम में आए बचने नहीं चाहिए। ये ऐसी ऐसी चीजें ना, ये ऐसी ऐसी डिफिकल्ट चीजें आपको उन बच्चों से ऊपर लेकर जाती हैं जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन भ्रम में हैं। 17-18 तो आ ही जाएंगे, 19-20 तो आ ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। बेटे तुम बराबरी हो सबके, आप फाइट करके ऊपर तब निकलोगे, तब यहां मार्क्स लाओगे। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन आपको कई हजारों से ऊपर लेकर जाएगा। बच्चा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सर हिस्ट्री कहाँ आती है, सर ज्योग्राफी कहाँ आती है, सर ये क्या, अबे आएगी ना, जो इंपॉर्टेंट है वो तो आएगा ही ना। हर एग्जाम मारे उठा के देखो, ठीक है। उसके बाद वह मूल्य निर्धारण और कालाबाजारी को रोकता था। हाँ भैया, ठीक है भैया। उसके बाद खनन एवं उद्योग विभाग, माइंस एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। देखो कितने सारे डिपार्टमेंट थे मौर्य डायनेस्टी में। बाबा कितनी पुरानी बात चल रही है, अभी तो ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो प्रभु यीशु पैदा भी नहीं हुए, तब ये सारे कारनामे चल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आगे की तरफ। आक्राध्यक्ष, आक्राध्यक्ष होता था खनन एवं खनिजों की देखरेख करता था। आक्राध्यक्ष सुपरवाइज्ड माइंस एंड मिनरल्स। सोना चांदी लोहा राज्य नियंत्रण में थे। सोना चांदी राज्य के नियंत्रण में थे। और सोना, जब सोना राजा के पास हुआ करता था, मान लीजिए किसी ने राजा को बहुत अच्छी खबर बता दी कि हे राजन आप तो महान है, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, कि जाओ बेटा लो एक सोने का सिक्का लो, मजे करो, ठीक है। तो वही चीज वही चीज थी जो चल रही थी। उसके बाद सरकार न्याय विभाग चलेगा, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट। तो दंडपाल, पुलिस एवं दंड व्यवस्था का प्रमुख था। दंडपाल बोलते थे भैया उस समय। आज के समय में जो पुलिस आईपीएस है ना, बड़े बड़े डीआईजी आईजी है ना, तो वो उस समय दंडपाल थे, सबसे टॉप पर पुलिस वाले का। तो भाई साहब हमें टीडीएस जैसा ना हमारे यहाँ पर आज के टाइम पे, सेम उसी तरीके दंडपाल है, सबसे बड़े सेना का। बताओ कोई नहीं कुछ करेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। कानून व्यवस्था कठोर और समान थी भैया, सबके लिए एक समान थी, कठोर थी, बहुत खतरनाक था। कोई गड़बड़ करेगा तो भैया चलो किसी जगह हाथ, मतलब किसी जगह हाथ तुड़वा दिया, पैर तुड़वा दिया, काटते नहीं थे यार, इतने भी खतरनाक नहीं थे। गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ओह जासूस, स्पाइस। जासूसों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष। तो स्पाइस वेयर कॉल्ड गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष कहा जाता था। स्पाइस जो जानते ना यार, आजकल के जासूस डिटेक्टिव वही है ये। उस समय जाकर पता करते थे पड़ोसी राज्य में इस समय आग लगी हुई है, हे राजन अगर आप इस समय आक्रमण करें तो वे तो आपस में लड़े पड़े रहे हैं, हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये जासूस थे, इनका काम था। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, संस्था और संचार। संस्था और संचार दो तरीके के होते थे। वे सीधा राजा को सूचना देते थे, ठीक है। जितने भी गुप्तचर हैं, जितने भी स्पाई हैं, वो सीधा जाकर राजा के पास गए, राजा जी से बात करनी है। क्यों करनी है? मतलब खत्म करो, हमें राजा से मिलना है। राजा के पास बात पहुंच गई, फिर राजा अपनी मर्जी से पूछेगा, जिससे भी उसे एडवाइस लेनी होगा।
चाणक्य जी बताओ या ये बताओ या वो बताओ, ठीक है, इस तरीके से सिस्टम चलता था। कितना तगड़ा सिस्टम था यार, मजा सा आ रहा है ना पढ़ने में भी सुनने में भी, ओए होए मजा आ गया भाई। चलो, नौसेना एवं परिवहन विभाग, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नाव भी चला रहे थे, समझ रहे हो ना तुम, नाव भी चल रही थी। देखो, नावाध्यक्ष जहाजों का प्रमुख अधिकारी था, नावाध्यक्ष वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स। जितने भी जहाज चलते थे, आ रहा जा रहा, जितनी भी चीजें भैया परमिशन हमसे लोगे, कौन, नावाध्यक्ष से। वह नदी परिवहन और समुद्र व्यापार नियंत्रित करता था, बिल्कुल करता होगा भैया। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, भैया गांव की बात अलग थी, वो तो ग्रामीणी था। यहां पर नगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई, नगराध्यक्ष होता था नगर प्रशासन का प्रमुख, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई क्या, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए 6 समितियों का उल्लेख किया है, एक पाटलिपुत्र ही नगर के लिए, ठीक है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, क्लियर। मुख्य राजस्व अधिकारी, यहां पर देखो सारी पोस्टों का एक रिव्यू है तेजी के साथ। तो मुख्य राजस्व अधिकारी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर समाहर्ता, कोषाध्यक्ष ट्रेजर भैया सन्निधाता, कृषि प्रमुख सीताध्यक्ष, व्यापार नियंत्रक ट्रेड कंट्रोलर भैया पणाध्यक्ष। ये सब एसएससी में आते हैं, ध्यान रखना इस बात का, मजाक मत मानना कि सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया। मैं कोई भी चीज फालतू नहीं पढ़ा रहा, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, मॉक टेस्ट लगा के देख लो, पता चल जाएगी क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सर खनन अधिकारी, माइन ऑफिसर, आक्राध्यक्ष, पुलिस प्रमुख दंडपाल, नगर प्रमुख नगराध्यक्ष, प्रांतीय शासक कुमार मात्य, ठीक है। आ जाओ आगे की तरफ बढ़ेंगे। सरकार, मौर्य प्रशासनिक इकाइयां, मतलब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। सबसे पहले जैसा हमारे यहां पर इंडिया में होता ना, सबसे पहले भारत, भारत के बाद राज्य, राज्यों में होते हैं भैया जिले, जिलों में होती है मेरे भैया क्या होती हैं, तहसीलें, और तहसील और ब्लॉक, ऐसे होता ना सिस्टम, ऐसे तो बटा हुआ है ना हमारा पूरा सिस्टम, ठीक है। और तहसीलों में होते हैं फिर शहर, यहां पर भी सेम वही सिस्टम। देखो, मौर्य प्रशासनिक इकाइयां, ठीक है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो होती है मेरे भाई, एम्पायर स्टेट, ठीक है, साम्राज्य या राज्य, राज्य कह लो साम्राज्य कह लो, एक ही बात है भाई। मौर्य साम्राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई था। साम्राज्य का प्रमुख राजा होता था, सिंपल सी चीज है यार, होगा राजा ही होगा। प्रांत या प्रदेश, इसे भुक्ति भी कहते थे, प्रोविंस को, ठीक है, साम्राज्य को प्रदेश या भुक्ति नामक प्रांतों में बांटा गया था। प्रमुख इसका कुमार मात्य होता था, जिसे आर्यपुत्र भी कहते थे। प्रांतों से विशाल क्षेत्र पर प्रशासन आसान होता था, ठीक है। मान लीजिए एक ही राजा चारों तरफ घूमता फिर रहा है, वो इतना बड़ा देश है, कैसे चलेगा काम। मान लीजिए एक ही नेता हमारे यहाँ का जो कहता है ना, 1 वोट 1 नेशन। अब 1 वोट 1 नेशन मतलब सिस्टम बहुत दूर। राजा मतलब हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो दिल्ली में बैठा होगा, और उस प्रधानमंत्री की पहुंच से अगर कोई चेन्नई में कांड हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, इधर हो रहा है उधर, तो इतना नहीं ना। इसलिए आप लोकल पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सुरक्षा के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से सरकारी वाला काम चलो, कहां जा रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद सर मेजर प्रोविंसेस क्या थे सर, तक्षशिला, तो मेजर प्रोविंसेस ये मौर्य साम्राज्य का, तक्षशिला, उज्जैन, सर तोशाली, फिर भैया सुवर्णगिरी, तो ये सब थे। उस समय जिला हुआ करता था आहार विषय, ठीक है, जिले को आहार या विषय बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को आहार या विषय बोलते थे। देखो भाई ध्यान रखना, प्रांत को प्रदेश या भुक्ति कहते थे, जिले को डिस्ट्रिक्ट को आहार या विषय कहते थे। तो प्रत्येक प्रांत को आहार या विषय नामक जिलों में बांटा गया था। आहार या विषय, जैसा आज के समय में जिले थे ना, होते हैं ना, सेम इसी तरीके से। आहार क्या होता है पहले इसको समझ लो। आहार को भैया, आहार मुख्यतः प्रशासनिक और राजस्व जिला था, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा हो और रिवेन्यू भी हो रहा हो। इसे अधिकतर मगध के मूल क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था। प्रमुख कार्य जो फोकस रहा करता था वो रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन का था, राजस्व वसूली और प्रशासन का। विषय वो राज्य हुआ करते थे जो प्रादेशिक या भौगोलिक जिले हुआ करते थे, जो क्षेत्र जो दूरस्थ क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है। आहार, इसे अधिकतर प्रांतों में दूरस्थ क्षेत्रों कहा जाता था। मुख्य कार्य क्षेत्रीय नियंत्रण और शासन, बस जैसा आज के समय में अगर हम बात करें तो लद्दाख ना, पीओके के आसपास वाला क्षेत्र, पीओके में आसपास वाले क्षेत्र में इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि भैया प्रॉफिट हो ज्यादा,
प्रॉफिट से मतलब नहीं, वहां पर कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है। वहां की जनता खुश रहनी चाहिए भारत से। जनता जिस दिन आपके अगेंस्ट आ गई तो उस दिन कोई भी सत्ता चलाना खतरनाक। और वही तो काम करते हैं, ऐसे ही तो फिर मुजाहिदीन बना देते हैं जो जितने भी नक्सली, सब उल्टा सीधा, एक गलत डायरेक्शन लो खराब, आपको एक गलत विचार आपका जीवन खराब कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। प्रमुख स्थानिक हेड जो हुआ करता था, इसका स्थानिक होता था, जिला प्रशासन, कानून व्यवस्था, राजस्व देखता था भैया। उसके बाद उप जिला, जो ग्राम समूह बोलते थे, कई गांव मिलाकर एक इकाई बनाते थे जिसकी देखरेख गोप करता था। गोप 5 से 10 गांव, ठीक है, ठीक है, उपजिला बोलते थे इसको। गोप 5 से 10 गांवों का अधिकारी होता था, गोपा। ठीक है सरकार। उसके बाद वह भूमि और जनसंख्या का रिकॉर्ड रखता था, जो लैंड और पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखता था, गोपा। ठीक है, जो आज के टाइम पे बीएलओ कर रहे हैं। ठीक है सरकार। उसके बाद सर अगली बात की जाए तो फिर ग्राम, विलेज, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, प्रमुख ग्रामिक था इसका। ठीक है भाई। और ग्राम सभा ग्रामिक की सहायता करती थी, ग्रामों की समिति स्वायत्त प्राप्त होता। ठीक है सरकार। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, साम्राज्य, प्रांत, जिला, फिर उपजिला, फिर ग्राम समूह, फिर ग्राम। ठीक है। प्रांत प्रमुख कुमार मात्य, जिला प्रमुख स्थानिक, ग्राम प्रमुख अधिकारी गोप हुआ करता था। उसके बाद मेरे भाई ग्राम प्रमुख ग्रामिक हुआ करता था, सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। तो मौर्य डायनेस्टी की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, गांव हुआ करते थे। क्लियर। उसके बाद मेरे भाई शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने किसको मार दिया था? बृहद्रथ को मार दिया था, बृहद्रथ को मार दिया था। बृहद्रथ कौन था भैया? मौर्य डायनेस्टी का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो काल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। अवधि सर लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। 185 से 149 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। जो प्रमुख रूलर रहे हैं उनको देख लेते हैं, प्रमुख शासक और शासनकाल। तो पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है। शुंग वंश के संस्थापक रहे हैं। मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था और बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता पर कब्जा किया था। तो सेनापति ने अपने राजा को मार दिया। और समझ सकते हो, एक जो कहते हैं ना कि यार राजाओं का तो मजे थे, मजे किसी के नहीं रहते। राजा भी हर टाइम खतरे में रहता है, पता नहीं कौन मार दे। ठीक है, बताओ यार, बृहद्रथ ने किसकी हत्या कर दी? सॉरी, जो हमारे ये थे पुष्यमित्र शुंग, किसके? बृहद्रथ के सेनापति थे, अपने राजा को उड़ा दिया, राजा बन गया, बात खत्म। लो यही खत्म। इसीलिए कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना पढ़ो, इतिहास पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलता। बात समझ में आई? 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया पुष्यमित्र शुंग ने। ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था, वैदिक परंपराओं का पुनरुत्थान किया। पतंजलि उसके दरबार में थे। तो पतंजलि, ठीक है, आप सब जानते हैं, ठीक है, पतंजलि कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद भाई अग्निमित्र, लगभग 149 से 141, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। राजा बनने से पहले विदिशा का राज्यपाल था। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में उनका उल्लेख है। तो मालविकाग्निमित्रम किसका नाटक है? मेंशन इन कालिदास प्ले मालविकाग्निमित्रम। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है। भागभद्र लगभग 114 से 83 ईसा पूर्व शुंगवंश का एक प्रमुख शासक था। उसके शासनकाल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आए थे। हेलियोडोरस ने बेसर नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। मेरे भाई अगली बात देवभूति की है। शुंग वंश का अंतिम शासक रहा है, कमजोर शासक था, प्रशासन में गिरावट आई, अपने मंत्री वासुदेव कर्ण द्वारा मारा गया। तेरी मंत्री ने भी उड़ा दिया। ठीक है, किसने? अपने मंत्री वासुदेव कर्ण द्वारा मारा गया। कौन भैया? देवभूति। शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर देवभूति होगा। कर्ण वंश की स्थापना कर दी किसने? किसने कर दी सर? वासुदेव कर्ण ने। ठीक है। उसके बाद देखें तो सर अंतिम शासक देवभूति हैं। ठीक है, कौन है? देवभूति। उसे उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने मार दिया। और कैपिटल क्या है सर? पाटलिपुत्र है। कैपिटल पाटलिपुत्र है। उसके बाद पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, ये तो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट है विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवलर्स। तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भागभद्र के समय में आए थे, राजा थे भागभद्र, उनके समय में आए थे। हेलियोडोरस यूनानी थे। ठीक है। इंडो ग्रीक राजा एंटियालिड्स के राजदूत थे। उसने बेसर नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ध्यान रखें, इंग्लिश वाले बच्चे साथ साथ इंग्लिश में पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे केवल। ठीक है भाई। उसके बाद दरबारी कवि को कोर्ट पोएट्स और बुक्स, जो प्रमुख पुस्तकें थी, तो पतंजलि इस काल के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया था।
कालिदास की मालवा काग्निमित्रम शुंग काल का संदर्भ देती है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई वास्तुकला और निर्माण की, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो बरहुत स्तूप का विकसित शुंग काल में विकास शुंग काल में हुआ था। सांची स्तूप का विस्तार और अलंकरण किया गया। लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग बढ़ा था इनके समय में। उसके बाद सिक्कों का इतिहास, कॉइन्स हिस्ट्री, तो आहत यहां पर भी यूज करे जा रहे थे, प्रतीक वाले ढले हुए सिक्के यहां पर प्रचलित हुए। कॉइन्स कास्ट कॉइन्स विद सिंबल्स आल्सो अपीयर्ड। कॉइन्स डिड नॉट कैरी फुल लॉयल पोर्ट्रेट्स, मतलब सिक्कों पर पूर्ण राज के चित्र नहीं होते थे, अर्धचित्र होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो भाई शुंगों में मुख्यतः मौर्य प्रशासन प्रणाली को अपनाया था। जैसे मौर्य लोग शासन कर रहे थे सेम ऐसे ही कर रहे थे। सेना के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आर्मी इंपॉर्टेंट थी, भैया लड़ोगे ये तो उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है मेरे भाई सातवाहन डायनेस्टी। थोड़ा करके पढ़ लो, 2x स्पीड पे पढ़ लो, पढ़ना सब कुछ है भाई, ध्यान रखना इस बात का। सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी जो है मेरे भाई लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अवधि 300 वर्ष रही है। संस्थापक इसके सिमुख थे, लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से चले थे सरकार। धर्म ब्राह्मण धर्म था, वैदिक परंपरा को मानने वाले आदमी थे। प्रमुख शासक जो रहे, शासनकाल जो इसमें देखो भाई सिमुख सबसे इंपॉर्टेंट, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से ये इन्होंने शासन किया। सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में कण्व शासकों को हराया था। उसके बाद राजधानी प्रतिष्ठान, पैठन आज के समय में बोलते हैं इसको, प्रतिष्ठान में थी। धर्म ब्राह्मण धर्म था। फिर सातकर्णी प्रथम आ गए थे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रारंभिक काल का शक्तिशाली सातवाहन शासक रहा है कौन? सातकर्णी। ठीक है, अश्वमेघ और राजसूय जैसे वैदिक यज्ञ कराए थे इन्होंने अपने समय पर। उसके बाद राज्य का विस्तार मालवा और पश्चिमी दक्कन तक किया। उसके बाद रिलीजन जो है वो ब्राह्मणिज्म था। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जितने भी बच्चे हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट में जान लग रही है, मेरे भाई क्या करना है, वीडियो शेयर जरूर करनी है। इस वीडियो पर टारगेट बना के चल रहा हूं, 100 लाइक आप लोग दिलाओगे। आप अपने दोस्तों को भेजो, जो बच्चे पढ़ने वाले उन बच्चों को भेजनी है ये वीडियो। ऐसे मजाक में फ्री में नहीं लेके जानी यार चीजें, इतनी मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा सा तो मुझे भी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही ना भाई साहब? आपका पैसा एक नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, बस कर दो मेरे भाई, जान लगा दो यार। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। शक पहलव और यवनों को पराजित किया इसने। उसके बाद मेरे भाई नासिक अभिलेख जारी हुआ माता गौतमी बालश्री द्वारा। उसे एकराज और देखो भाई किसे, अरे किसे, गौतमी पुत्र सातकर्णी को कौन कौन सी टाइटल मिले? एकराज और तिस्मुद्रतोपित कहा गया है। धर्म ब्राह्मण था। फिर वष्ठिति पुत्र पुलुमामी गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था। ठीक है भाई, विवाह संबंधों द्वारा शकों से संबंध बनाए। उसके काल में सातवाहन सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ। ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म का संरक्षक था। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। यज्ञश्री सातकर्णी जहाज और समुद्री प्रतीकों वाले सिक्के जारी किए, रोमनों के साथ समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। धर्म ब्राह्मण था। अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई राजधानी जो है प्रतिष्ठान, जो पैठन है, वर्तमान नाम इसका पैठन है। प्रतिष्ठान आज के पैठन का प्राचीन नाम है। यह स्थान औरंगाबाद जिले में पड़ती है, महाराष्ट्र में। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। तो अगर कोई पूछने लग जाए कि मेरे भाई शीशे के सिक्के किसने चलाए, शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो ध्यान रखेंगे शीशे के सिक्के किसने चलाए मेरे भाई? शीशे के सिक्के चलाए सातवाहनों ने। ठीक है, उन्होंने मातृ नाम पद्धति अपनाई, मतलब मातृ नाम माता के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, माता के नाम से जाने जाते थे। क्लियर? जैसे महाभारत में पांडु पुत्र है ना, तो एज अ कुंती पुत्र अगर होते तो इस तरीके से मम्मी के नाम से जाने जाने वाले, जो जैसे एक बार हमारी क्रिकेट टीम भी, एक बार इंडिया की क्रिकेट टीम ने भी एक बार क्रिकेट खेला था, सबने अपनी मम्मी का नाम टी शर्ट पर लिखवाया था। इस तरीके से हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमिदान अग्रहार दिया जाता था। भाई ध्यान रखना, भूमिदान को अग्रहार कहा जा रहा है। सातवाहन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु थे, ये इन्होंने सेतु के रूप में काम किया। विदेशी यात्री जो सातवाहनों के समय एरिथीशियन सागर का
पेरिप्लस सातवाहन बंदरगाह को उल्लेख करता है। एरिथीसियन सागर का पेरिप्लस मतलब एक बुक है। यूनानी और रोमन व्यापारी दक्कन के बंदरगाहों में आते थे, सिंपल सी एक चीज है। दरबारी कवि और पुस्तक सर गाथा सप्तशती की रचना राजा हॉल से जोड़ी जाती है। उसके बाद यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है। राजा हॉल जो है इस समय के शासक थे, ठीक है। वास्तुकला और निर्माण, नासिक और कार्ले जैसी सैलकटी गुफाओं का निर्माण कराया इन्होंने। भाई आप जानते हैं महाराष्ट्र में जो गुफाएं हैं ना, बौद्ध स्तूपों और विहारों का समर्थन किया। तो जितने बौद्ध स्तूप और विहार थे उन सब वो सब वहां पर अच्छे से शासन कर सकते थे। देखो राजा है सन की हो सकते ना यार, जो हिंदू धर्म को मान रहा हो दूसरे धर्म को कटवा देगा, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज है। अगली चीज की बात करें तो सरकार सिक्कों का इतिहास, ठीक है। तो सीसा, तांबा और पोटीन के सिक्के चलाए गए। सिक्कों पर जहाज, हाथी और चैत्य के चिन्ह होते थे। सिक्कों पर द्विभाषी लेख भी मिलते हैं। उसके बाद मेरे भाई अगला एडमिनिस्ट्रेशन, तो सातवाहनों ने विकेंद्रीकृत प्रशासन अपनाया। महाभोज और महासेनापति जैसे सामंत शक्तिशाली थे। तो महाभोज और महासेनापति जो पद थे वो किसके समय में थे? वो हमारे सातवाहनों के समय में थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो एक दूसरी और आए तो इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि 100 लाइक इस वीडियो पर मिल जाएं। फिर कल ये वीडियो आपको पूरी प्रॉपर एक ही वीडियो में वन शॉट मामला खत्म। उसके बाद बैटल्स, उसके बाद गवर्नर जनरल, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऐसे उड़ा दी जाएंगी 5-6 क्लासों में ही। समझे बात? बस अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, ध्यान दे, जान लगा दो। मैं एक दिन में 2 वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना है, आप लोग नए हैं, जो पुराने हैं वो समझ लें। जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लें, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब कल अगली क्लास में। जान लगा देनी है, तब तक ये पढ़ लेना। मैं बार बार रिवीजन करके पूछूंगा आपसे कल इस क्लास के क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।